हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम आईसीटी के बारे में बात कर रहे हैं और आईसीटी का जो चौथा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, इसको हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इससे पहले हमने 5 क्लासेस ले ली हैं और उन 5 क्लासों के माध्यम से भी टॉपिक को समझा। आज ये 6वीं क्लास है। इस क्लासेस को आप कंप्लीट देखिए और बताइए कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईसीटी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को भी जरूर देखें और इस क्लासेस को पूरा देख के कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लासें कैसी लग रही हैं और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्रकारिता को किस रूप में बदल दिया है। आईसीटी के कारण जो हमारी पत्रकारिता है उसको किस रूप में बदला गया है, चाहे वो अखबार है चाहे वो मैगजीन है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। डिजिटल पत्रकारिता, पारंपरिक पत्रकारिता, केवल अखबार आधारित पत्रकारिता, केवल रेडियो आधारित पत्रकारिता। तो देखिए आईसीटी के कारण अब हम मोबाइल पर भी, अपने टैबलेट पर भी, लैपटॉप पर भी सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो डिजिटल पत्रकारिता विकसित हुई है। क्या विकसित हुई है? डिजिटल पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई। क्या रहेगा इसका? ई। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव है। ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार के अवसर, बेरोजगारी, स्वास्थ्य हानि, पारंपरिक सीमाएं। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि वह ऑनलाइन शिक्षा ले सकती है और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। क्योंकि लड़कियों को शिक्षा के कम अवसर दिए जाते हैं समाज में, लेकिन अब आईसीटी के कारण वह घर पर बैठकर भी क्या प्राप्त कर सकती हैं? शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट है, डिजिटल डिवाइड का समाधान है। डिजिटल साक्षरता, मोबाइल इंटरनेट सुविधा, सरकारी योजनाएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए डिजिटल डिवाइड के समाधान के रूप में हमें डिजिटल साक्षरता भी चाहिए, इंटरनेट की सुविधा भी चाहिए और सरकारी योजनाएं भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण किस प्रकार की राजनीति संभव हुई है। ई डेमोक्रेसी, ई लोकतंत्र, पारंपरिक लोकतंत्र, सामंती शासन और अधिनायकवाद शासन। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ई लोकतंत्र विकसित हुआ है। क्या विकसित हुआ है? ई लोकतंत्र। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए, ई डेमोक्रेसी विकसित हुई है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर है। युवाओं पर कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आईसीटी के कारण? ये इंपॉर्टेंट है, आजकल सामान्य रूप से देखा भी जा रहा है। सोशल मीडिया की लत, शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सुधार। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारण युवाओं को सोशल मीडिया की लत लग रही है। किसकी लत लग रही है? सोशल मीडिया की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस से सरकारी कार्यों में क्या हुआ है। भाई ई गवर्नेंस हुई, इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होने से क्या प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार घटा है, पारदर्शिता बढ़ी है, समय की बचत हुई है और उपरोक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार घटा है, पारदर्शिता भी बढ़ी है, कार्य की पारदर्शिता बढ़ी है और समय की बचत हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण समाज पर सबसे बड़ा लाभ है। ई सेवा केंद्र, कृषि जानकारी, स्वास्थ्य सुविधा और उपरोक्त सभी। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण समाज पर सबसे बड़ा लाभ होता है ई सेवा केंद्र, कृषि की जानकारी और स्वास्थ्य सुविधा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डिजिटल संस्कृति से तात्पर्य है, मतलब डिजिटल संस्कृति का क्या अर्थ है। समाज का तकनीक आधारित होना, परंपरागत रीति रिवाज, कृषि पर आधारित समाज, केवल मौखिक परंपरा। तो देखिए डिजिटल संस्कृति का आ, समाज पर तकनीक आधारित होना, ये अर्थ निकलता है। तो देखिए डिजिटल संस्कृति के अर्थ होगा कि भाई जो हमारा समाज है वो इंटरनेट के माध्यम से कितना सीख पा रहा है, मोबाइल चलाना कितना सीख पा रहा है, कंप्यूटर का उपयोग करना कितना सीख पा रहा है, सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ ले रहा है, ई गवर्नेंस को कितना जान पा रहा है। तो वही क्या है? डिजिटल संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापार में सबसे बड़ा योगदान है। वैश्विक बाजार तक पहुंच, केवल स्थानीय बाजार, नगदी आधारित लेन देन और व्यापार में गिरावट। तो देखिए आईसीटी का
सबसे बड़ा योगदान यही है कि हम आईसीटी के माध्यम से आज हम वैश्विक व्यापार तक पहुंच बनाए हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा सामान्य उदाहरण देखते होंगे कि भाई मार्केट में पैसा लगाना, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो किसी भी देश के मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ से लाभ कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वैश्विक बाजार तक पहुँच जो हुई है वो किसके कारण हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण। तो हम कह सकते हैं कि भाई आईसीटी ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है समाज में। और मोबाइल में आज जो है बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, तो उसका उपयोग लिया जा सकता है और नेट कनेक्टिविटी के कारण हम इन सभी तक पहुंच बना पाते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस का नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट बंद करो, कैश इकोनॉमी। तो देखिए ई गवर्नेंस का नारा यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट है साइबर लॉ भारत में कब लागू हुआ, यानी ये पूछना चाह रहा है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत सरकार ने कब पारित किया। 2000, 2005, 2010 और 2015। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, 2000 में। कब आया, 2000 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का रोजगार पर प्रभाव है नई रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बेरोजगारी बढ़ाना, केवल कृषि रोजगार और रोजगार समाप्त करना। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का जो रोजगार पर प्रभाव है वह है नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्या रहेगा इसका, ई। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी से किस क्षेत्र में नई क्रांति आई है। संचार और सूचना, केवल कृषि, केवल शिक्षा और केवल राजनीति। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार और सूचना में नई क्रांति आई है कि अब हम सूचना और संचार जो है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ई। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं। ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन टैक्स और उपरोक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ई गवर्नेंस के द्वारा हम ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं और ऑनलाइन टैक्स देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ई लर्निंग का समाज पर प्रमुख लाभ है, यानी इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग करना या फिर लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे और डिजिटल जो टीवियाँ हैं उन पर पढ़ने से क्या लाभ है। किसी भी समय और कहीं भी शिक्षा, केवल परंपरागत शिक्षा, शिक्षा कठिन होना, शिक्षा महंगी होना। तो देखिए ई लर्निंग का समाज पर प्रमुख लाभ यही है कि शिक्षा किसी भी समय और कहीं भी ली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी से समाज में किसका विकास हुआ है। डिजिटल जागरूकता, कृषि सुधार, स्वास्थ्य सुधार, उपरोक्त सभी। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारण डिजिटल जागरूकता विकसित हुई है, कृषि में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, डी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख खतरा है डेटा चोरी होना, शिक्षा का प्रसार, रोजगार सृजन और संचार सुविधा। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का ये प्रमुख खतरा होता है कि आपका जो डाटा है उसके चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है, साइबर अपराध बढ़ जाता है, साइबर धोखाधड़ी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आईसीटी के क्षेत्र में बहुत जानकार होना जरूरी है, तभी आप बचाव कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पूरी तरह से बचाव ही कर पाओगे। तो डेटा चोरी जो है वो ये प्रमुख खतरा बना हुआ है, साइबर अपराध है, साइबर धोखाधड़ी है, ये भी प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन का समाज पर किस रूप में प्रभाव डाल रहा है। स्मार्टफोन है जो हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं वो समाज पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा की सुविधा, संचार आसान होना और उपरोक्त सभी। तो देखिए स्मार्टफोन से डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हो रही है, शिक्षा की सुविधा मिल रही है, संचार आसान हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट है ई टेंडरिंग का उपयोग किसके लिए होता है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधा और कृषि सुधार। तो टेंडरिंग जो होती है वो सरकारी क्षेत्र में डाले जाते हैं टेंडर। तो सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडरिंग का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्या रहेगा, ई। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा सामाजिक उद्देश्य है समाज को ज्ञान आधारित बनाना, समाज को पिछड़ा रखना, शिक्षा का ह्रास करना और रोजगार समाप्त करना। देखिए
सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा सामाजिक उद्देश्य यही है कि समाज को ज्ञान आधारित बनाना। तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए, क्योंकि समाज जितना आईसीटी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जानकार होगा, उतना ही इंटरनेट का उपयोग वो सार्थक तरीके से कर सकता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासें कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेरी को पूछ सकते हो और हमें बता सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।